नमस्कार साथियों, आज हम लोग कोवलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत मोरल डेवलपमेंट थियरी ऑफ कोवलबर्ग। देखिए, कोवलबर्ग रहने वाले कहाँ के थे? अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने जो नैतिक विकास के सिद्धांत की बात की, मोरल डेवलपमेंट थियरी इन्होंने दिया। इन्होंने कुछ कहानी बनाया, मुख्य रूप से कहानी जो थी, यानी कुछ कहानियाँ बनाया इन्होंने। इन कहानी जो थी, कितनी कहानियाँ थी कभी अब पूछेगा तो 11 कहानी थी। और साक्षात्कार जो लिया था, साक्षात्कार जो लिया था ये कितने बच्चों पे? 72 बच्चों पे लिया था। इसमें एक हिंज नामक व्यक्ति की कहानी को के आधार पे इन्होंने बताया, दो चीज़ें इन्होंने बताया। एक मोरल डेलिमा यानी नैतिक दुविधा, मोरल डेलिमा, मोरल डेलिमा जिसको कहेंगे नैतिक दुविधा, नैतिक दुविधा। अब एक होता मोरल रीजनिंग, मोरल रीजनिंग जिसको नैतिक तर्कणा कहते हैं, नैतिक तर्कणा। तो इस आधार पे जो एक कहानी बताई, हिंज नामक एक व्यक्ति की कहानी है। छोटा देख लेते हैं हम लोग कि हिंज नामक एक व्यक्ति रहता है, उसकी बीवी की तबीयत खराब हो जाती है और उसके बाद वो दवा लेने के लिए कहीं जाता है। तो दवा जो दुकानदार होता है उसको दवा बहुत ज़्यादा दाम पे देता है और संजोग ऐसा रहता है कि वो दवा हर जगह ख़त्म हो गई रहती, केवल एक ही दुकानदार के पास रहती है। तो वह दुकानदार जो है उसका 10 गुना पैसा मांगता है, जानता है कि और दवा कहीं मिलेगी नहीं और उसकी बीवी को अगर ये दवा मैं नहीं दिया तो उसकी बीवी जो है मर जाएगी। तो ये क्या करता है कि इसके पास पैसे चूँकि कम रहते हैं तो ये क्या करता है, रात भर वहाँ रुकता है और जब दुकानदार दुकान बंद करके चला जाता है तो वो दवा चुरा लेता है, दुकान को तोड़ करके दवा चुरा लेता है, फिर लेकर के आता है डॉक्टर के यहाँ और डॉक्टर दवा को देता है और उसकी बीवी की तबीयत ठीक हो जाती है। तो इसी आधार पर जो कोलबर्ग जी बताते हैं, हेनरी लॉरेंस कोलबर्ग जी बताते हैं कि 3 चीज़ें होती हैं। भाई, क्या चोरी करनी चाहिए थी हिंज को? कुछ लोग कहते हैं कि हाँ चोरी करनी चाहिए थी, क्योंकि वह जो दुकानदार था वो ठग था, क्योंकि वो 10 गुना पैसा मांग रहा था। तो जैसे ठग लोगों के साथ अगर चोरी कर लिया, उसकी बीवी बच गई तो कोई बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी करना पाप है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, चोरी अगर वो किया तो चोरी करने के बाद उसको सज़ा जाकर भुगत देनी चाहिए। उसकी बीवी भी ठीक हो गई और चोरी करने की जो उसकी सज़ा थी या जो उसका अर्थदंड लगा या पनिशमेंट लगा, जो जेल जुर्माना हुआ, उसमें वो सज़ा करना। 3 चीज़ें उससे आती थी, एक तो कि चोरी करनी चाहिए थी, एक चोरी नहीं करनी चाहिए थी, एक चोरी करके सज़ा को भुगतनी चाहिए थी। तो 3 चीज़ें हो गई। और इस पे हम लोग देखेंगे ये इनके जो लेवल थे। कोलबर्ग के मुख्य रूप से यही क्वेश्चन आता है कि कोलबर्ग जो स्तर बताए थे, यानी नैतिक, पूर्व नैतिक स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर, पूर्व रूढ़िगत, पूर्व औपचारिक स्तर, बस इसके आप याद रखेंगे कि। और उसके बाद उसके दूसरा स्तर जो था नैतिक स्तर, परंपरागत स्तर, रूढ़िगत स्तर और औपचारिक स्तर, यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज और कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो और इसको देखेंगे आप, जो प्री कन्वेंशनल स्टेज, पूर्व नैतिक स्तर जो है 4 से लेकर 11 वर्ष और नैतिक स्तर 11 से लेकर 18 वर्ष और पश्च नैतिक 18 वर्ष से ऊपर का वर्ष, ये 3 स्तर। अगर स्तर के बारे में पूछेगा तो 3 स्तर होंगे। बस यहाँ पूर्व लग जाएगा, यहाँ केवल नैतिक, परंपरागत, रूढ़िगत, औपचारिक और यहाँ पश्च यानी बाद का स्तर। अब देखेंगे ये अगर अवस्था पूछता है तो अवस्था कितने, यानी स्तर अगर पूछेगा स्तर कितने हो जाएंगे? स्तर हो जाएंगे 3 और अवस्था पूछेगा तब हो जाएगा अवस्था कितने हो जाएंगे? स्टेज कितने हो जाएंगे? 6। देखेंगे हर स्तर में 2-2 अवस्थाएं होती हैं। अब पूर्व नैतिक स्तर में 2 अवस्थाएं, पहला आज्ञाकारिता एवं दंड की अवस्था, पुरस्कार एवं दंड की अवस्था, यानी इनको 2 नामों से जाना जाता है। इसमें कहते हैं, कोलबर्ग जी कहते हैं कि बच्चा जब 4 से 11 वर्ष के बीच में रहता है तो उसके अंदर नैतिकता कैसे आती है? वो चीज़, जिस चीज़ को उसके गार्जियन या उसके समाज के लोग जिस चीज़ को उसको कहते हैं हाँ ये चीज़ अच्छा है, उसी चीज़ को नैतिक मान ले। जैसे कोई काम कर रहा है तो सभी लोग कहते हैं हाँ बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम ये काम बहुत अच्छा कर रहे हो, तो उस चीज़ को नैतिक मान लेता है। जिस चीज़ में उसको डांट पड़ती है, जिस चीज़ में उसको सज़ा मिलती है, उस चीज़ को अनैतिक मान लेता है। बस यही चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ है कि यांत्रिक सापेक्षवाद की अवस्था या अहम की अवस्था या जैसे कि तैसे की अवस्था या अदला बदली की अवस्था। इस अवस्था में कोलबर्ग ये बताते हैं कि बच्चे के अंदर जो है ये भावना होती है कि वो अहम की भावना आ जाती है, जैसे कि मैं क्यों करूं,
उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटा जाओ ये काम कराओ, तो कहता है कि मैं क्यों करूँ, बड़ा भैया क्यों नहीं करेगा, छोटी भैया क्यों नहीं करेगा, उसको भी कहते करने के लिए। तो उसके माँ बाप कहते हैं कि नहीं बेटा जो जाओ और तुमको मैं ये इतना पैसे दे देता हूँ। या दुकान पे गया कुछ सामान खरीदने के लिए और उसके पिताजी कहें कि जाओ अच्छा इसमें से तुम टॉफ़ी ले लेना, कुरकुरे ले लेना, बिस्कुट ले लेना। तो यानी क्या अदला बदली की अवस्था। या उसके कोई किताब फाड़ दिया तो कहेगा मैं भी उसकी किताब फाड़ूंगा, मार दिया तो मैं भी मारूंगा। यानी जैसे कि तैसी की अवस्था, अहम की अवस्था, अदला बदली की अवस्था, इस चीज़ की ये दो अवस्थाएं हो जाती हैं। फिर नैतिक स्तर जो 11 से लेकर 18 वर्ष है, इसके परंपरागत स्तर या रूढ़िगत औपचारिक स्तर, इसमें भी इन्होंने दो अवस्था बताई। अंतर व्यक्तिक सामंजस्य की अवस्था, सुनहरा नियम की अवस्था, प्रशंसा की अवस्था, अच्छा लड़का लड़की की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, जब 11 से लेकर 18 वर्ष की अवस्था, लगभग ये किशोरा वर्ष की अवस्था है, इस अवस्था में बच्चा जो है समाज से सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है और सुनहरा नियम बनाता है। अपने लिए वह सुनहरा नियम सोचता है कि मैं अच्छा बनूंगा, आगे चल करके अच्छी नौकरी करूंगा, अच्छी गाड़ी होगी, अच्छे बंगले होंगे। यानी अपने एक सुनहरा नियम सोचता है, यानी प्रशंसा भी अपनी चाहता है वो कि मेरी प्रशंसा हो। कुछ लोग अगर कहते हैं हाँ बेटा बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। और अच्छा लड़की लड़की की अवस्था का मतलब कि अच्छा लड़का बनना चाहता है, अच्छा लड़की बनना चाहता है, लड़की है तो लड़की बनना चाहती है वो कि भाई मैं फौज में जाऊंगा, सेवा करूंगा समाज की, IAS PCS बनूंगा, डॉक्टर इंजीनियर बनूंगा। तो इस अवस्था। दूसरा से सत्ता, सामाजिक सामंजस्य की अवस्था या स्व पहचान की अवस्था, भूमिका निर्धारण की अवस्था। इसमें क्या होता है कि बच्चा अपना खुद जो है पहचान बनाने की प्रयास करता है, समाज में अपना खुद जो है सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। वो जैसे कहीं मान लीजिए रक्तदान हो रहा है और कहीं जो है समाज सेवा हो रही, बाढ़ पीड़ितों के लिए सेवा हो रही है, या कहीं कोई चीज़ धक्का देना है तो उधर करके तुरंत जो है धक्का मतलब सपोर्ट करना किसी चीज़ को, या कहीं कुछ उठा रहे हैं तो तुरंत वो पहुंच जाएगा और वहाँ पे मतलब कि अपना खुद का वो सहयोग देना शुरू कर देता है। और स्वपहचान उसकी होती है कि हाँ भाई हमने भी काम किया है, हमने भी सपोर्ट किया है, चाहे शादी ब्याह का कार्यक्रम हो, चाहे पढ़ाई लिखाई, चाहे खेल खेल में भी अपनी एक पहचान सोचता है मैं अच्छा क्रिकेटर बन जाऊँ, अच्छा एक्टर बन जाऊँ, अच्छा पढ़ने में तेज़ हो जाऊँ। तो अपनी जो है भूमिका निर्धारण करने लगता है, वो एक जिम्मेदारी क्या उसको अवबोध हो जाता है और सोचता है मैं भी जिम्मेदारी लेकर चलूं। तीसरी जो है जो पश्च नैतिक यानी पोस्ट कॉन्वेंशनल 18 से ऊपर है, पश्च परंपरागत, पश्च रूढ़िगत और पश्च औपचारिक। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। यहाँ देख लेंगे सामाजिक अनुबंधन की अवस्था या ठेका की अवस्था, दूसरा सांस्कारिक नीतिपरक की अवस्था या सार्वभौमिक नैतिकता की अवस्था। इसमें सामाजिक अनुबंधन की अवस्था में ये होता है कि बच्चा समाज से के साथ अपना जो तालमेल बनाता है, यानी अब तो किशोरावस्था से ऊपर की अवस्था है, उसको ये नहीं समाज की बातों को पूर्ण रूप से नहीं मानता है। वो कहता है कि जो समाज के नियम बनाए गए समाज की भलाई के लिए बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि जो दहेज प्रथा है, विधवा विवाह है या बाल विवाह है, इस सारी चीज़ों का विरोध करता है। जो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, तो कहता है क्यों होना चाहिए, क्यों ऐसा होना चाहिए, हैं ये चीज़ अच्छी नहीं है, मेरे हिसाब से होनी चाहिए। तो वहाँ पे वो जो है नहीं सामाजिक अनुबंधन, समाज से अपना अनुबंधन, जो उसको सही लगेगा वही करेगा, जो उसको सही नहीं लगेगा उसको वो नहीं करेगा। यानी ठेका की अवस्था एक तरीके से वो अपने समाज में अपना भी खुद का अपना मत देना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने कह दिया अब वो मान लिया, अपना विचार व्यक्त करेगा, अपने हिसाब से उस कार्य को करेगा। फिर अगला है सांसारिक नीतिपरक की अवस्था या सार्वभौमिक नैतिकता की अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा जो है, अब तो बच्चा रह नहीं गया, वो तो खैर प्रौढ़ावस्था की अवस्था आ जाती है। उसमें क्या होता है कि इस अवस्था में बहुत कम लोग ही बात जाते हैं। कोलबर्ग जी बताते हैं कि उसको एकदम सुपर ईगो, एकदम नेचुरल पावर की ज्ञान हो जाता है कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, समाज के लिए कर रहा हूँ। जैसे समाज देखेंगे आप, ईसा मसीह जी सूली पर चढ़ गए, सुकरात जी विष का प्याला पी लिए, और तमाम स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी विष का प्याला। तो मतलब समाज के लिए नहीं कहते प्राण जाए पर वचन न जाए, अहिंसा के पुजारी सत्यवादित्य हरिश्चंद्र के जो मतलब कि वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कम लोग ही पहुँचते हैं। नैतिकता इतनी ज़्यादा उनके अंदर भर जाती है कि वो अपने प्राणों की बाजी लगा करके उस कार्य को करते हैं। वो समझते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, आज ज़माना भले से मेरे साथ नहीं है लेकिन कल ज़माना फिर ये मुझे मानेगा क्योंकि मैं सत्य के रास्ते पर चल रहा हूँ। यानी इतनी नैतिकता उनके कूट कूट के भर दी जाती है, उनके अंदर नैतिकता पूर्ण रूप से आ जाती है कि वो बच्चा यानी व्यक्ति वो सोचता है कि मैं नैतिकता का काम कर रहा हूँ, आज भले से मुझे लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं लेकिन आने वाले समय मुझे फॉलो करेंगे। अब देखेंगे कि इसमें कुछ लोगों ने इनका विरोध भी किया। एक इनके शिष्य थे कैरोल गिलिगन, इनकी शिष्य थी कैरोल गिलिगन, यानी इनकी आलोचना भी हुई थी। आलोचना में एक कैरोल गिलिगन, कैरोल
गिल्गन। इन्होंने कहा कि जो भी नैतिकता का विकास होता है वो किसी काल्पनिक कहानी वानी से नहीं होता है। ऐसा नहीं कि काल्पनिक कहानी हम बता दिए और नैतिकता का विकास हुआ। नैतिकता का विकास वास्तविकता से होता है। इन्होंने काल्पनिक कहानी का विरोध किया। काल्पनिक कहानी का विरोध किया किसने? कैरोल गिल्गन ने। और दूसरी चीज़ इन्होंने बताया कि जो पुरुष होते हैं वो कार्य प्रधान होते हैं और महिलाएं जो भाव प्रधान होती हैं। और इस कहानी में इन्होंने, कोलबर्ग जी ने, केवल पुरुषों की बात की, महिलाओं की बात नहीं की। महिलाओं में कैसे नैतिकता का विकास होगा? तो लिंग के आधार पर इनका मतभेद था, लिंग के आधार पर, यानी लिंग के, पुरुष और महिलाओं के आधार पर। तीसरी चीज़ इन्होंने बताया कि जो सभ्यता और संस्कृति होती है, कहीं कहीं के क्लाइमेट ऐसे होते हैं कि वहाँ की चीज़ें जो है नैतिकता का विकास कहानी वगैरह से हो जाता है। जैसे कि यूरोप के देशों में ऐसी बात है, लेकिन एशिया और अमेरिका महाद्वीपों में ऐसी बात नहीं है। यानी सभ्यता और संस्कृति की बात इन्होंने कही। सभ्यता और संस्कृति, तीन चीज़ों पे इनका विरोध था। पहला था काल्पनिक कहानी का विरोध किया, लिंग के आधार पर विरोध किया कि पुरुष महिलाओं में अंतर होता है, और सभ्यता और संस्कृति, तीन चीज़ों पे इन्होंने विरोध किया। तो अब देखेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। क्वेश्चन ये बनेगा कि कोलबर्ग के स्तर कितने थे? 3 थे। अवस्था कितनी थी? 6 थी। अब पहला, और इसके बाद रहने वाले कहाँ के थे? अमेरिका के रहने वाले थे। रहने वाले कहाँ के थे? यानी निवासी कहाँ के थे? ये भी आप याद रखेंगे। निवासी कहाँ के थे? अमेरिकन थे, अमेरिका के थे, अमेरिका के। कभी कभी क्वेश्चन पूछा कोलबर्ग ने। अब कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। क्या दिया था इन्होंने? नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। सिद्धांत यानी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, मोरल डेवलपमेंट थियरी। तो ये 2-3 क्वेश्चन आप देख लेंगे इसको। अब देखेंगे कि वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, ये 2-3 लोग जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसे आप देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।